लेकिन जैसा कद इस वक़्त पीएम मोदी का दुनिया में है, आपको लगता है कि भारत कहीं कोई मध्यस्थता वाली भूमिका भी निभा सकता है? क्योंकि अभी 4 दिन पहले पीएम मोदी इज़राइल के दौरे पर गए थे और अभी ट्रंप अगर बातचीत का राग अलाप रहे हैं, तो पूरी दुनिया में पीएम मोदी ही एकमात्र नेता हैं जो पुतिन से भी बात कर सकते हैं, ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। तो आपको लगता है कहीं कोई भूमिका पीएम मोदी की होगी? उनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, कुंडली अगर मोदी जी की कहें तो मंगल और चंद्रमा लगन में बैठे हैं, शत्रुहंता योग हैं। अगर मोदी जी चाहते तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध कब का खत्म हो चुका होता था। क्योंकि ऐसे लोगों की बात को कोई भी टाल नहीं सकता। अगर कुछ कह देते हैं तो प्रभाव बहुत बड़ा होता है ऐसे लोगों की कुंडली का। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कूटनीतिक एक समीकरण बना हुआ है, तो कुछ चीज़ों का हो जाना ही बेहतर है, अगर हम इस समय की बात करें। तो मोदी जी इन चीज़ों में नहीं आएँगे कि किसी के साथ डिस्कशन में या मुद्दों में। और रही बात यूक्रेन की, तो अंजू जी अभी यूक्रेन के ऊपर रशिया की स्ट्राइक और ज़्यादा बढ़ेगी। रशिया अभी यूक्रेन में और अंदर घुसता चला जाएगा और यूक्रेन के बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर लेगा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो हम डेली न्यूज़ अपडेट लेते हैं न्यूज़पेपर में, अकॉर्डिंग टू दैट अभी 30% यूक्रेन के ऊपर रशिया का कब्जा हो चुका है। और ये जो अभी ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुई है यूएस की, रशिया भी यहाँ पर मौका छोड़ेगा नहीं, यूक्रेन के अंदर और बढ़ता चला जाएगा। तो अगर इतने सारे देश इस युद्ध में आ रहे हैं और ईरान कहीं अलग-थलग पड़ जाएगा, अभी तो उसके साथ खुलकर कोई आया नहीं है, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में रशिया और चाइना खुलकर ईरान के साथ आ सकते हैं या नहीं? देखिए, चाइना खुलकर नहीं आएगा, क्योंकि चाइना की कुंडली 2026 में अगर योग बने हैं चाइना के विघटन के। और चाइना एक बहुत इंटेलिजेंट कंट्री है, और कोई माने या नहीं माने, चाइना ज्योतिष को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है। चाइना को मालूम है कि अगर वो इस समय किसी भी युद्ध में उलझा 2026 में, तो यूएस से कुछ ऐसे समीकरण बनाएगा कि चाइना का विघटन करने की तैयारियां शुरू करवा देगा। हांगकांग को इनसे इमीडिएटली अलग करवा देगा पूर्ण तरीके से। एंड कुछ एरियाज को अलग करवाने की कोशिश है, चाइना में गृह युद्ध करवा दिया जाएगा बहुत बड़ा। तो चाइना तो नहीं उलझेगा, क्योंकि वो दो अगर उलझेगा चाइना तो 2027 में वो उतरेगा, जब उसे पता होगा कि उसके प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस उसकी सपोर्ट में हैं। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, तो रशिया तो इस समय एंटर नहीं करेगा, और भारत की जो प्रतिक्रिया रहेगी एकदम न्यूट्रल रहेगी इस समय। तो ईरान इस समय, अब आप कोई माने नहीं माने, ईरान इस समय अकेला पड़ चुका है। और देखिए, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया तभी कोई एक्शन लेगा जब रशिया, चाइना, अगर ये कंट्रीज उसको कुछ उकसाती हैं, कुछ कहती हैं, तो नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो कुछ सोचेगा नहीं, वो स्ट्राइक कर देगा वो। लेकिन रशिया और चाइना ऐसा करेंगे नहीं। अब जो ईरान में हो रहा है, देखिए मैं तो ग्रह योग से ही कहूँगा, ये जो भी बातें भी कह रहा हूँ मैं, ये ग्रह योग से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने रशिया की भी कुंडली साथ में खोली हुई है एंड नॉर्थ कोरिया के भी। तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कंट्रीज अभी युद्ध में उतरेंगी। सिर्फ एक गर्माहट देखने को मिलेगी, एक गर्मा-गर्मी रहेगी दोनों तरफ से कि हम ये कर देंगे, आप पीछे हट जाओ, वरना हम भी युद्ध में इन्वॉल्व होंगे। एक्चुअली अंजू जी, अभी जैसे न्यूज़ भी आ रही है ना अभी कि पूरा विश्व युद्ध में झुलस रहा है। तृतीय तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। मैंने याद कीजिए, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध फरवरी 2022 से ही शुरू हो चुका है, और ये हिस्ट्री आगे लिखी जाएगी आज से मे बी 2 वर्ष के बाद। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी ऐसे ही थे। जब 3-4 वर्ष बीत गए थे, तब ये पुरानी डेट निकल कर आई थी कि युद्ध शुरू कहाँ से हुआ था। तो ये रूट कॉज़ पुराने हैं ये। अभी तो वो एक्सपेंशन चल रहा है युद्धों का। अब देखिए, वो पुराना स्टाइल नहीं है कि जैसे पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था कि पूरी दुनिया अचानक ही युद्ध में उतर जाएगी और लगातार युद्ध चलेंगे। अभी भी युद्ध हो रहे हैं, शांति वार्ता भी हो रही है, फिर युद्ध हो रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चलेगा। शांति वार्ता अभी जो है दिखाई दे रही है, 2 अप्रैल 2026 के बाद चीजें थोड़ी-सी सेटल होंगी। उसके बाद फिर कोई नई गर्माहट शुरू होगी। तो सिलसिला ऐसे ही चलेगा 2026 में। ये समझाइए कि जैसे अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया ईरान पर और ईरान ने जैसे रिटेलिएट किया,
जैसे तबाही मचा दी मिडल ईस्ट में, सारे देश जहाँ पर अमेरिका के एयरबेस हैं, सबको टारगेट किया और दायरा बढ़ता जा रहा है। तो आपके गणित के हिसाब से क्या लग रहा है, क्या अमेरिका ने या इज़राइल ने इतनी उम्मीद की थी कि इस तरह की तबाही ईरान मचाएगा? नहीं, इतना नहीं सोचा था उन्होंने कि ईरान इतने ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएशन होगा ईरान का, लेकिन ईरान की कुंडली में भी दिखाई दे रहा है बिकॉज़ अंजू जी जो 7th हाउस होता है ना कुंडली का और 8th हाउस, यहाँ से ये पता चलता है 7th हाउस कि आप वॉर में कितने समय तक रहेंगे। कुंडली का 8th हाउस ये बताता है कि आपके पास असला बारूद कितना है। तो शुक्र और केतु पूर्वा, फाल्गुनी एंड शतभिषा नक्षत्र के हैं। कर्क लगन बनता है ईरान की कुंडली का। शुक्र अष्टम में यहाँ पर लगन के शत्रु हैं, तो ईरान इस युद्ध को लंबा खींच नहीं पाएगा। जितने भी यूएस के एयर बेसिस हैं, ईरान के द्वारा स्ट्राइक की जा रही है, सुपरसोनिक मिसाइलों से भी अटैक हो रहा है, लेकिन ईरान का जल्दी ही असला बारूद खत्म हो जाएगा। एंड इसलिए तो मैंने कहा आपको, जिसका आंसर मैं पहले ही दे चुका था कि इसके बाद यूएस से ईरान को कैप्चर करना शुरू करेगा, अंदर बैठेगा और अपने तरीके से वहां पर सरकार का गठन करवाएगा, इलेक्शंस करवाएगा, जो 1979 से पहले के राजनीतिक घटनाक्रम थे, राजनीति थी, उसी तरह की राजनीति फिर आएगी। क्योंकि वहाँ की जो जनता है उनको अमन चैन चाहिए और वो भी चाहते हैं कि थोड़ा-सा जो जिस तरीके से पहले से एक मॉडर्नाइज़्ड कंट्री थी, उसी तरह से मॉडर्नाइज़ेशन करवाई जाए। तो यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नेतन्याहू की कुंडली क्या कहती है? इज़राइल के स्टार्स क्या कहते हैं? इज़राइल के स्टार आज अगर मैं कुछ कहूँगा तो भारतीयों को बुरा लगेगा सुन के, क्योंकि मैं पहला व्यक्ति था जब इज़राइल के ऊपर जब अटैक हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जी। तो मैं पहला ज्योतिषी हूँ पूरी दुनिया में जिसने इस अटैक से 4 माह पहले, अंजू जी ये वीडियोज़ मेरे हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में उपलब्ध हैं, पुराने भी, अगर आपके व्यूअर्स को रेफरेंस के लिए देखना चाहें। मुझे याद है जून 2023 में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ये जो दिवाली आएगी 2023 की, इसमें फिलिस्तीन के द्वारा इज़राइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला होगा जनता लोगों के ऊपर। अब देखिए मैंने फिलिस्तीन कहा था क्योंकि ये नहीं पता था कि गाजा के थ्रू इस तरीके से अटैक होगा या हमास अटैक करेगा। तो अक्टूबर में ही हुआ और इज़राइल के बारे में मैंने ये भी कहा था उस समय कि इज़राइल रिटेलिएशन जबरदस्त करेगा और अंदर कैप्चर करता चला जाएगा और गाजा को खत्म कर देगा, मैदान बना देगा, मैदान बना चुका है। तो लोग इन न्यूज़ को सुन के खुश भी हो रहे थे क्योंकि इज़राइल के लिए हमारा एक अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन इज़राइल का छठा घर सक्रिय हो चुका है और छठा घर सक्रिय होना किसी कंट्री का, इज़राइल को चाहिए था कि जो भी गाजा में किया, उसके बाद समझौता करके इज़राइल को शांत हो जाना चाहिए था। अब इज़राइल इतने सारे कंट्रीज़ के साथ युद्ध का मोर्चा खोल चुका है, इज़राइल में अंजू जी बहुत बड़ी तबाही मचेगी। बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है इज़राइल में। बहुत बड़ी जनता 70-80% आबादी वहाँ पर खत्म होगी युद्ध से। और अगर इज़राइल जीत भी गया युद्ध में तो कौन-सा युद्ध जीत लिया आपने, जहाँ पे आपको मालूम है कि भविष्य में आपकी जो आगे जो जनरेशन है, जो आपकी जनसंख्या है, वो रहनी ही 20% है। तो इज़राइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले समय में इस युद्ध में।